अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे लाहौर से भेजी है ज़ैगम अब्बास ने। ज़ैगम अब्बास की कहानी को सुनने के बाद मैं कुछ देर के लिए खुद सा उलझ गया। कहानी को दिमाग में समझाने के लिए किन लफ्ज़ों का, किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, और जिस तरह ज़ैगम अब्बास ने ये कहानी मुझे भेजी है, कितनी देर लगी मुझे इस कहानी को सुलझाने में, इसकी सिचुएशन को समझने में, क्योंकि मैं खुद इस कहानी को सुनते हुए उलझ गया था। और आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे, खौफ तारी होने के साथ साथ एक दिमाग के अंदर उलझन सी आ जाएगी। ये कहानी है ही बहुत ज़्यादा खौफनाक और उलझी हुई। ज़ैगम अब्बास लिखते हैं, ये कहानी है हमारे एक कज़न जिसका नाम था राशिद और अदील बेहतरीन दोस्त थे। इन दोनों की उम्रें तकरीबन कोई 24-25 साल के करीब होंगी। बेहतरीन ऐसे दोस्त जो हर वक्त ना सिर्फ इकट्ठे होते, बाहर घूमने फिरने भी इकट्ठे रहते, ज्यादातर एक ही बाइक पे सवार होकर ये घूमते थे। अदील के पास अपना मोटर बाइक था, राशिद के पास अपना मोटर बाइक था, लेकिन एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो कभी राशिद अदील के साथ बाइक पे चला जाता और कभी अदील राशिद की बाइक पे उसके साथ चला जाता। दोनों के घर वाले भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी दुआ सलाम इसलिए रखते थे कि अदील अक्सर राशिद के घर के बाहर राशिद को बुलाने के लिए जाता और इसी तरह राशिद भी अदील को बुलाने के लिए जाता। तो दोनों के पेरेंट्स इन बच्चों की वजह से एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। अमूमन होता यह है कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले लोग दोस्त होते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे ही दोस्त थे। दोनों दो मुख्तलिफ मोहल्लों में रहते थे, फिर भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर याराना था। अमूमन अक्सर ऐसा होता कि रात को इकट्ठे घूमते फिरते, लेट भी वापस आते, तो वालिदैन को यह पता होता कि दोनों दोस्त इकट्ठे हैं, और अगर वालिदैन उनको फ़ोन भी कर लेते मोबाइल पे, तो वाकई इकट्ठे ही होते। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि खुद मुझे उलझन हुई कि इस कहानी को कहाँ से शुरू करूँ, क्या सीक्वेंस बनाऊँ, तो कोशिश करता हूँ इसको सुना सकूँ। जिस तरह मैंने कहा, ये दोनों दोस्त अमूमन हर वक्त इकट्ठे होते थे। एक शाम ऐसा हुआ कि राशिद किसी काम से गया हुआ था और वो घर की तरफ वापस ही जा रहा था कि उसको अदील की कॉल आई। उसने मोबाइल एक साइड पे, बाइक को एक साइड पे रोका, मोबाइल जेब से निकाला और देखा अदील कॉल कर रहा है। उसने कहा, हाँ किधर है? उसने कहा, राशिद यार मैं फलां जगह पे खड़ा हूं, फौरी वहां पे पहुंच। राशिद बोला, खैर है, क्या हुआ है? उसने कहा, हाँ यार बस थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है। राशिद जिसको घर जाने की जल्दी थी, वो सब कुछ भूल के उसके दोस्त का एक एक्सीडेंट हो गया था, वहीं से उसने बाइक को मोड़ा और तेजी के साथ वो उसी जगह पहुंच गया जहां उसका दोस्त अदील उसका इंतजार कर रहा था। अदील ने अपना हाथ घुटने वाली जगह पे रखा हुआ था। जीन्स उसने पहन रखी थी, शायद उस जीन्स के नीचे काफी चोट लगी थी या क्या माजरा था, लेकिन उस जगह से जीन थोड़ी सी फटी हुई थी। वो जैसे ही उसके करीब पहुंचा, राशिद ने बाइक तेजी से साइड पे लगाया, नीचे उतरा और बोला, क्या हुआ है यार, तुझे क्या हुआ है? उसने कहा, कुछ नहीं, बस यार थोड़ी सी चोट लग गई है, ऐसे हादसा हो गया था। उसने कहा, चल चल फौरन अस्पताल चले। उसने कहा, यार मैं भी अस्पताल ही जा रहा था। वो मेरे गांव के ताया है ना, वो और उनकी बेटी अस्पताल आए हुए हैं, तो उन्हीं को ही देखने के लिए मैं अस्पताल ही जा रहा था और सोचा तुझे बाद में कॉल करके यहीं पे बुला लूंगा, लेकिन आते हुए मेरा हादसा हो गया।
चोट लग गई और मैं इसलिए तुझे फ़ोन कर रहा था। उसने फ़ौरन उसको कहा बैठ, पीछे बैठ। उसको पीछे बिठाया और बाइक एहतियात के साथ चलाता हुआ, अक्सर वो बेहतियाती से भी चलाते थे, नौजवान थे, तेज़ भी चलाते थे, लेकिन आज पीछे दोस्त बैठा था, उसको चोट लगी थी, एहतियात के साथ बाइक चलाता हुआ अस्पताल ले गया, लाहौर के एक मशहूर अस्पताल में। वो दोनों अस्पताल में दाखिल हुए। उसने बाइक को एक साइड पे लगाया और उसके बाद राशिद अपने दोस्त को लेके उस जगह दाखिल हुआ जहाँ पे इमरजेंसी में लोग दाखिल होते थे। उसने अपने दोस्त को लेके गया। उन्होंने घुटना देखा, कुछ ख़ास इतनी चोट नहीं लगी थी, खराशें थीं, लेकिन एक जो ट्रीटमेंट देते हैं उन्होंने हल्का फुल्का वो ट्रीटमेंट दे दिया और उसके बाद उनको फौरी तौर पे वहाँ से छुट्टी मिल गई। कोई इतना ख़ास ज़ख्म तो था नहीं घुटने के ऊपर। वो दोनों ही जैसे बाहर आए तो उसने कहा यार मैंने भी राशिद इसी अस्पताल में आना था, मेरे वो जो ताया हैं गांव वाले वो यहीं हैं और उनकी बेटी भी है, बस तू 1 मिनट बैठ, मैं ज़रा उनको देख के आया। राशिद ने कहा ठीक है। अब वहीं अस्पताल का एक बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक घास उगी हुई है, उसके अंदर बेंचें लगी हुई हैं, लॉन कह लीजिए। राशिद एक बेंच पे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अदील बाहर आया और बोला हाँ मैं मिल लिया हूँ ताया से भी, ताया अब काफ़ी बेहतर हैं और उनकी बेटी भी साथ आई हुई है, बस मैं ज़रा मेडिसिन ले लूँ फिर निकलते हैं। राशिद बोला मुझे कोई जल्दी नहीं यार, सुकून से चलेंगे, कोई मसला नहीं, तू ईजी होके देख ले। अदील वहाँ से मेडिसिन लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद वो मेडिसिन लेके जैसे ही आ रहा था तो तभी वो उस दरवाजे से दाखिल होने लगा है तो देखा एक लड़की भी उस दरवाजे से बाहर निकल रही थी। तो वो दोनों इस अंदाज में आमने सामने खड़े हो गए जिससे राशिद को अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह अदील उस लड़की से बात कर रहा है शायद यही उसकी कज़न है। दोनों ने वहीं पे खड़े होकर बात की। अदील ने शापर जो हाथ में पकड़ा हुआ था मेडिसिन का जो लेके आया था उस कज़न को दे दिया। वो एक देहात से आई हुई लड़की ही लग रही थी, उसके कपड़ों से लगता था कि वो शहरी माहौल की लड़की नहीं है। देहात के लोग जरा फूलों वाले कपड़े एक अजीब सा तरह से पहनते हैं, लंबे लंबे कमीज, बाल उसने पीछे से बांधे हुए थे, लेकिन शक्लो सूरत की बहुत खूबसूरत थी। दवाइयों का वो शापर हाथ में पकड़ा हुआ अदील ने अपनी कज़न को दे दिया और उसके बाद दोनों अंदर चले गए और राशिद वहीं बेंच पे अकेला बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद वही लड़की और अदील दरवाजे से बाहर निकले। लड़की एक तरफ चलना शुरू हो गई और अदील चलता हुआ राशिद के पास आया और उससे बोला कि यार तुझे जल्दी तो नहीं है ना, मैं ज़रा इसके साथ थोड़ा सा बैठा हुआ हूँ वहाँ सामने, इसकी बात सुननी है। उसने कहा हाँ हाँ यार कोई मसला नहीं, तू किस चीज़ की टेंशन ले रहा है, सुकून से तू बैठ। उसने कहा हम वो सामने बैठे हुए हैं ज़रा। उसने कहा ठीक है। अदील और उसकी कज़न दोनों चलते हुए बिल्कुल उन्हीं दोनों के सामने, जो लड़की तो पहले ही आगे चली गई थी, अदील भी उसके पीछे गया और दोनों चलते हुए बिल्कुल सामने एक अंधेरा था तो वहाँ पे एक बेंच खाली पड़ा हुआ था, दोनों वहाँ जाकर बैठ गए। राशिद अब अकेला बैठा हुआ था। उसने जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली, सिगरेट जलाई और उसका कश लेकर धुआं फजा में छोड़ना शुरू हो गया। उसी लम्हे अभी उसने सिगरेट के 3-4 ही कश लिए हुए थे। एक शख्स जिसने शलवार कमीज पहन रखी थी वो चलता हुआ राशिद के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला आपको पता होना चाहिए अस्पताल में सिगरेट नहीं पीते होते। और उसने इस तरह रिक्वेस्ट वाले अंदाज में, मोहब्बत भरे अंदाज में बात की कि एकदम से राशिद को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सिगरेट नीचे फेंका और जूते से बुझा दिया। कहा मैं माजरत ख्वाह हूं। वो उम्र के तकरीबन उस हिस्से में था कि कह सकते हैं कि उसकी उम्र तकरीबन कोई
70-75 साल के करीब होगी, लेकिन वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था। एक कमज़ोर सा शख्स था। कपड़ों से, जो शलवार कमीज उसने पहन रखी थी, उससे लगता था कि काफ़ी पुराने कपड़े हैं और बहुत सस्ते से कपड़े हैं, लेकिन बोलने का अंदाज बहुत ही मोहब्बत भरा था। तो वो राशिद से बोला, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ जाऊँ? राशिद ने कहा, जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। वो शख्स वहीं पे बैठ गया। उसके पाँव के अंदर जो जूते थे वो बिल्कुल घिसे हुए पुरानी सोफ्टी जिस तरह होती है, रफ सी, वॉशरूम के लिए आप जाते हैं तो एक रफ सी शूज़ पहन के जाते हैं, इस तरह की एक उसके पाँव में चप्पल सी थी। कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर एकदम से राशिद की तरफ देखा और बोला, आप यहां लाहौर से हैं? राशिद ने कहा, जी मैं यहां लाहौर से हूं। आप यहां खैरियत से आए हैं? राशिद ने कहा, जी मेरा एक दोस्त है, उसके एक ताया हैं, देहात से आए हुए हैं, उनकी खैरियत मालूम करने के लिए वो यहाँ पे आ रहा था कि रास्ते में उसका भी एक छोटा सा हादसा हो गया, तो मैं अपने दोस्त को लेके आया, उसकी बरहम पट्टी करवाई और अब वो इधर ही है। वो शख्स कुछ देर फिर खामोश रहा और उसके बाद जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो गया हो, गहरी सोच से वो वापस निकला तो अपने आप से वो बुड़बड़ाया, जमाना कितना बेदर्द हो गया है, मोहब्बत तो बची ही नहीं, रिश्ते तो खत्म हो गए। राशिद चौंका, वो अपने आप से बुड़बड़ा रहा था। तो राशिद ने कहा, जी आपने मुझसे कुछ कहा? तो उसने राशिद की तरफ देखा और बोला, अपने आप से कहा है, सबसे कहा है, रिश्तों में मोहब्बत खत्म हो गई है, वो अपनायत खत्म हो गई है, सब कुछ बनावटी हो गया है। राशिद बोला, मैं समझा नहीं। कहा, याद कर रहा हूं वो पल, वो लम्हे जब मोहब्बतें होती थीं, बुजुर्ग छोटे बड़ों में इतना प्यार होता था। अब तो एक बनावटी सी दुनिया हो गई है, कोई प्यार नहीं है। आज मैं हैरान हूं, इंसान इंसान का ही सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। अब तो मेरे अंदर भी जीने की आरजू खत्म होती जा रही है, मैं हिम्मत हार चुका हूं, थक चुका हूं। एक ऐसी बातें कर रहा था जो एक नौजवान के लिए बड़ी खौफनाक और बड़ी अजीबोगरीब बातें थी, जो एक फलसफा था जिंदगी का, जो नौजवान को कहां समझ आता। तो वो राशिद से फिर मुखातिब हुआ, तुम बहुत नौजवान हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? राशिद इस सवाल से चौंक पड़ा और हैरान सा हुआ, कह रहा, डर? किस चीज का डर? उसने कहा, इस इंसानों से। और किससे? सबसे ज्यादा डर ही तो इंसान को इंसान से है। तो राशिद इस बात पे हल्का सा मुस्कुराया, उसका वो जो खौफ आया था अंदर, उसके अंदर एक जो कि डर वाली बात थी, उसने कहा, नहीं जी मैं नहीं डरता और डरना भी नहीं चाहिए। किस बात से डरना चाहिए? तो वो शख्स बोला, हाँ मैं डरता हूं, पहले कभी नहीं डरता था, अब मैं सबसे ज्यादा इंसान से डरता हूं। तुम मेरी बात का क्या मतलब समझे थे? राशिद बोला, मैं कुछ और समझा था। क्या समझे थे? तो राशिद ने कहा, डर तो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन इंसानों का पहली दफा मैंने आपसे सुना है। लोग तो डरते हैं, जिन भूत और इस तरह की जो मखलूक होते हैं उनसे डरते हैं। तो वो शख्स बोला, नहीं, सबसे ज्यादा जो खौफ होता है वो इंसान से होता है। सबसे खौफनाक इस दुनिया में कोई चीज है तो वो इंसान है। राशिद चौंका, आगे से बोला नहीं, जैसे कि इस बात का मैं मतलब समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो शख्स फिर से मुखातिब हुआ, मेरा नाम रहीम है। ये फर्जी नाम है जो उन्होंने कहा है मुझे। मेरा नाम रहीम है। मेरा ताल्लुक एक फलां छोटे से गांव से है। जब मैंने होश संभाला तो अपने माँ बाप को एक गुर्बत के घर के अंदर देखा। तो मैं जैसे ही जवान हुआ, मैंने भी अपने बाप का हाथ बटाना शुरू कर दिया। हमारी ज़मीनें थी बहुत थोड़ी सी, उससे हमारा गुजारा तो हो जाता, लेकिन कुछ दिन ज़िंदगी के ऐसे भी आ जाते कि बाप और बेटे को मजदूरी करनी पड़ती, और कुछ उन फसलों से अपने लिए गंदम भी हो जाती और कुछ पैसे भी मिल जाते। मेरी भी शादी हो गई, माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए, मेरी एक बेटी हुई। मैं एक गरीब घर का था, एक मामूली शक्ल और सूरत का था, लेकिन खुदा ने मुझे बेटी, खूबसूरत बेटी दी।
खुदा जब बेटियां देता है तो खुदा को उनके नसीब भी अच्छे बनाने चाहिए। हर बाप यही दुआ मांगता है कि या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करना। मैं भी यही बचपन से दुआ मांगता आया। वो जूं जूं बड़ी होती गई, अब मुझे फिक्र हो रही थी उसके रिश्ते की, कि उसको ब्याह सकूं। उसकी मां को भी उसके रिश्ते की फिक्र थी। जब मेरी बेटी 18 साल की हुई तो उसकी मां चल बसी। उसकी मां उन दिनों में काफ़ी बीमार थी, लेकिन उसको उसकी शदीद शादी की फिक्र थी। शायद वो जानती थी कि ज़्यादा अरसा नहीं जी पाएगी, इसलिए चाहती थी जल्दी से उसके हाथ पीले करे और उसको ब्याह दे, लेकिन उसको मोहलत ना मिली। अब ये जिम्मेदारी मेरे सर पे आन पड़ी थी। मैं गरीब शख्स था, एक बाप था और सिर्फ एक बेटी जिसकी मैंने शादी करनी थी। मैं इसी फिक्र में था। जब हम लोग बाहर निकलते तो हमें डर उस इलाके के चौधरी के उस ओबाश बच्चों का होता जो हमेशा लड़कियों पे बुरी निगाह रखते थे। और मुझे फिक्र इस बात की थी, अब इसकी मां नहीं थी, ये अकेली थी, इसकी शादी की उम्र हो चुकी थी और मेरे दिल में हर वक्त एक धड़का लगा रहता। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने देखा मेरी बेटी गुमसुम सी है, चुप चुप सी है। मैंने उससे आखिर पूछ ही लिया, बेटा क्या बात है? मैं इसको प्यार से शब्बो कहता हूं। शब्बो क्या बात है? वो बोली, बाबा मैं जब आपको खेतों में खाना देने के लिए आती हूं तो गांव के जो चौधरी का बेटा है वो मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता है। और मैं पहले तो उसको इग्नोर करती रही, लेकिन जब उसने देखा कि मैं बोलती नहीं हूं, मैं खामोश हूं, बस जल्दी से उस रास्ते से भागने की कोशिश करती हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जुर्रत और बढ़ने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं उस रास्ते से गुजरने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसको बुरा भला कहा, अपना हाथ छुड़ाया तो आगे से मुस्कुराना शुरू हो गया कि कब तक मुझसे भागोगी, तुम्हें एक न एक दिन मेरी बाहों में आना पड़ेगा। और ये सुन के बाबा मैं शर्म से मर गई। अब इसलिए मैं जब आपको खाना देने आती हूं परेशान होकर आती हूं, डर डर के आती हूं, रास्ते बदल के आती हूं कि किसी रास्ते में वो सामने खड़ा ना हो। रहीम कहता है कि जब मेरी बेटी ने मुझे ये बात बताई तो मैं उसी चौधरी के पास पहुंच गया। उसको जाके हाथ जोड़ के इल्तिजा की कि आपका बेटा मेरी बेटी को परेशान करता है। चौधरी ने जैसे ही ये बात सुनी कि उल्टा वो अपने बेटे को बुलाता, कुछ कहता, उसने मुझे धक्के दे के वहां से निकलवा दिया कि तुम मेरी बेटी पे इल्जाम लगाने के लिए आए हो, तो मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हो, निकल जाओ यहां से। उन्होंने मुझे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। जो मैं समझ चुका था कि वो एक जालिम है और अपने बेटे को इसलिए सर पे चढ़ा चुका है कि उसके हर गुनाह पे ना सिर्फ पर्दा डालता है बल्कि उसको और शह देता है, जिसकी वजह से वो और बदमाशी कर रहा है। और फिर मैं अपनी बेटी की वजह से शदीद परेशान हो गया। राशिद उस बुजुर्ग की कहानी को बड़े गौर से सुन रहा था। उसके पास वक्त गुजारने को तो टाइम ही टाइम था, क्योंकि उसका जो दोस्त अदील था वो सामने गजन के पास बैठा हुआ था और वो शख्स कहानी सुना रहा था। उसने कहा, अब मेरी बेटी जिस तरह डर डर कर बारह खाने देने के लिए तो उसको आना पड़ता, जब मैं खेतों में काम करता तो मैं खुद भी परेशान होता, कभी उसको ना आने देता। अब मेरा काम की तरफ भी फोकस नहीं था, मैं खुद इतनी दूर जाता आता, मुश्किलात मेरे लिए बढ़ रही थी और मैं जल्दी से कोशिश कर रहा था कि जैसा भी रिश्ता मिल जाए बस मैं इसकी शादी कर दूं, ताकि फिर इसके ऊपर कोई मैली निगाह नहीं रख सकेगा कि वो एक शादीशुदा लड़की है। लेकिन एक दिन वही चौधरी का ओबाश बेटा जो मौके की तलाश में रहता था, अब मेरी बेटी ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन आखिर वो किसी मजबूरी से घर से बाहर निकली। उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलके मेरी बेटी को जबरदस्ती वहां से उठा लिया, उसके मुंह पे हाथ रखा और उसको घसीटते हुए जमीनों के अंदर ले गए। वहां उस ओबाश ने मेरी बेटी की इज्जत लूट ली और उसके बाद अपने दोस्तों से कहा, जो 3 दोस्त उसके साथ थे, कि तुम भी मौके से फायदा उठाओ।
उन चारों ने मेरी बेटी को रौंद डाला। और जब वो वहां से गए तो मेरी बेटी इस हद तक अंदर से लहूलुहान हो चुकी थी, उसका अंदर मन, उसका ज़मीर, उसका अंदर इतना टूट फूट, इतना बिखर चुका था कि वो जब घर पहुंची, वो कैसे चलती हुई पहुंची कि उसका वजूद, उसके कपड़े फटे हुए बताते थे कि वो घर तो पहुंच गई है, लेकिन एक खाली वजूद चलता हुआ आया है, उसकी रूह हर तरह से जख्मी है। और उसने घर में आते ही अपनी जिंदगी को खत्म कर डाला।